आखिरकार क्या हुआ था उस 8 साल की बच्ची के साथ जो कि अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। आखिरी बार उसे जिसने देखा वो उसका भाई था जो कि उसी के साथ उनके दादा दादी के घर के बाहर मक्की के खेत में छुपम छुपाई खेल रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब वो इसी तरह छुपम छुपाई खेलते खेलते उसका भाई तो अपने घर के अंदर आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी 8 साल की जो छोटी बहन है वो वहां पर है ही नहीं। तो आखिरकार वो कहां पर गई? और जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ से एक सफेद रंग की गाड़ी जाते हुई देखी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या वो सफेद गाड़ी वाला ही उसे किडनैप करके ले गया या फिर उसकी बच्ची कहीं और थी? आइए जानते हैं पूरी स्टोरी में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऑफबीट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की मैं काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्राइम रिलेटेड स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर भी मैं काफी सारे इंटरेस्टिंग रील्स डालता रहता हूँ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। घटना इंग्लैंड की है, जहां पर शार्लेट नाम की ये लड़की अपने माता पिता माइकल और सारा के साथ बड़े ही अच्छे से टाइम बिता रही थी। इसके परिवार में शार्लेट के अलावा इसके 2 बड़े भाई भी मौजूद थे और इनकी जिंदगी बड़े ही हंसी खुशी से बीत रही थी। शार्लेट काफी ज्यादा प्यारी बच्ची थी जो कि अभी भी अपने माता पिता से परियों की कहानी और राजा रानी वाली कहानी सुनकर बड़ी हो रही थी। जिसके बाद टाइम आता है 1 जुलाई 2000 का, जब वो अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के घर पर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। शार्लेट के दादा दादी का घर पश्चिमी सैसेट के समुद्री तट के आसपास था, जहां वो जाकर सबसे पहले अपने दादा दादी से मिलती है और उनसे हाय हेलो करती है। वो बड़े ही मजे से आपस में थोड़ी देर बात करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा घूमना चाहती हूँ। यहाँ का माहौल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि जो समंदर से निकलकर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी वो उसे काफी ज्यादा पसंद आई। वो अपनी इन सभी छुट्टियों को बड़े ही मजे से एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसे और उसके घर वालों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। ये घटना थी शार्लेट के गुम हो जाने की, क्योंकि जब वो अपने भाइयों के साथ और जहां पर वो गए हुए थे उनके दादा दादी के पोते पोतियां उन सभी के साथ मिलकर जब वो खेल रही थी तो वो लोग मक्की के खेत में खेलते खेलते कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाते हैं और वहां से जो जीटी रोड था वो काफी ज्यादा नजदीक पड़ता था। वो लोग काफी देर तक इसी तरह छुपम छुपाई खेलते हैं, जहां उसका जो बड़ा भाई था वो अभी भी उनके साथ खेल रहा था, लेकिन बीच में वो पता नहीं घर पर किस काम के लिए आ जाता है, शायद पानी पीने के लिए आया होगा। वो जब अपने घर पर पानी पीकर वापस जाता है तो वो वापस वहां खेलने वाले मैदान में जाकर देखता है कि उसकी बहन तो वहां पर है ही नहीं। ये चीज देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब जरूर लगा। उसने उसे वहां पर कुछ देर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही उसका भाई घर से बाहर आता है तो वो सामने देखता है कि एक गाड़ी वाला उसे काफी ज्यादा अजीब तरीके से देखकर जा रहा है और वो उसकी तरफ मुस्कुरा भी रहा है। ये बात उसके भाई को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और ना ही उसने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि उसे अपनी बहन को जो खोजना था। उसने अपने सभी के सभी भाइयों बहनों को बाहर बुलाया जो कि मक्की के खेत के अंदर घुसे हुए थे। उसने बाहर बुलाकर कहा कि मेरी छोटी बहन शार्लेट कहाँ पर है? वही तो हमें ढूंढने वाली थी और यहाँ पर तो वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। और कुछ ही देर बाद जब उन लोगों को अपनी बहन नहीं मिलती तो वो परेशान होकर अपने माता पिता के पास जाते हैं और उनके माता पिता भी पूछते हैं कि यहाँ पर आसपास में तो कोई दुकान भी नहीं कि वो कोई शायद चीज ही लेने चली गई हो। और असल में अगर देखा जाए तो ये आखिरी मौका था जब उसने अपनी बहन को जिंदा देखा हो, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसा पल सामने नहीं आया जब उन लोगों के सामने उनकी बहन वापस आई हो। और उसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान होने लगे। उन लोगों ने कुछ देर तो बाहर आकर उसे ढूंढा और उसके बाद उसके माता पिता ने, उसके दादा दादी ने ये डिसाइड किया कि हमें जल्द से जल्द पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना ना घट गई हो। तो उन लोगों ने जल्द से जल्द पुलिस के पास कॉल किया और आप भी सुन लीजिए उस कॉल रिकॉर्डिंग को। Emergency, what's the problem? I've lost my 8-year-old daughter. She's been missing about an hour and 3/4 now. Right. Was she playing with anybody at all? She was playing with her brothers and her little sister, and she's sort of walked away from them. And what's the name of the little one that's missing? Sarah. दरअसल इस रिकॉर्डिंग में
जो उसके घर वाले हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बच्ची इस तरह बाहर खेल रही थी और अब वो वहां पर नहीं है और हमें नहीं पता कि वो कहां चली गई। कुछ ही देर बाद उनके घर पर पुलिस आ पहुंचती है और पुलिस ने आते ही सबसे पहले यही बात पूछी कि आखिरी बार उससे कौन मिला था। तो उसके भाई ने कहा कि हाँ, हम लोग इस तरह बाहर खेल रहे थे और मैं अपने घर पर आ गया था और जैसे ही मैं बाहर गया तो वो वहां पर नहीं थी। पुलिस वालों ने फिर से पूछा कि क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी थी जो कि वहां पर तुम्हें अजीब लगी हो। तो उसने कहा कि ऐसा तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक कार मुझे जाती हुई जरूर दिखाई दी थी और उसका ड्राइवर मुझे काफी ज्यादा अजीब तरीके से देख रहा था और जाते जाते उसने आखिरी बार मेरी तरफ स्माइल भी किया। उस टाइम मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे अपनी बहन को ढूंढना था। कुछ ही देर बाद पुलिस इस बात पर एक्शन भी लेती है क्योंकि उनका मानना था कि बच्ची अभी आधे पौने घंटे पहले ही गायब हुई है, तो हमें नहीं लगता कि वो यहाँ से ज्यादा दूर गई होगी। और बात अगर उस गाड़ी वाले की जाए तो हम लोग उसका भी पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इसके अलावा हमें और अपनी जो आसपास की जगह है इनकी भी छानबीन कर लेनी चाहिए क्योंकि हो सकता है किसी ने उसे किडनैप कर लिया हो और यहीं आसपास में ही उसे लेकर गया हो। तो पुलिस ने बिना देरी किए अपने आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे उन सभी में इन्फॉर्म किया कि इस तरह एक बच्ची गायब है और हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है क्योंकि अभी इतनी ज्यादा देर नहीं हुई है। और देखते ही देखते पूरे शहर में शार्लेट के फोटो चिपका दिए जाते हैं कि इस तरह ये बच्ची गायब है, जिससे जितना हो सके प्लीज इस बात पर थोड़ा ध्यान देना। अगर ये मिल जाती है तो इनके घर वालों तक पहुंचाने में इसे मदद करना। इसके अलावा इस न्यूज को काफी बार टीवी पर भी डाला गया, लेकिन अब टाइम बीतने लगता है, दिन के बाद दिन बीतने लगते हैं, लेकिन शार्लेट का कोई भी अता पता नहीं मिलता। उसके बाद उसके घर वाले, उसकी माँ लाइव इंटरव्यू देने के लिए आती है और वो न्यूज चैनल पर लोगों से भीख मांगती है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी वो काफी ज्यादा छोटी सी प्यारी सी बच्ची है और मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे ढूंढने में मदद कीजिए। अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी अगर बच्ची मिलती है जैसा कि हमने फोटो में आपको दिखाया तो हमें प्लीज कांटेक्ट करें। और इस न्यूज का काफी ज्यादा असर भी पड़ता है। Soft, gentle, little girl. बहुत जल्द पुलिस के पास एक ऐसा कॉल आता है जो कि कहता है कि सर, आपने जिस जगह से इस बच्ची के लापता होने की खबर हमें बताई है उससे लगभग 200 मील दूर एक ऐसी ही बच्ची हम लोगों ने देखी है। जैसे ही इस बात का पता पुलिस को चलता है तो वो बिना देरी किए इस बात को शार्लेट के घर वालों को बताते हैं। वो लोग भी इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हुए कि आखिरकार चलो भले ही ये दूर हो लेकिन आखिरकार हमारी बच्ची मिल गई। लेकिन जैसे ही वो लोग इस बात को जाकर कंफर्म करते हैं कि ये बच्ची वही है तो वहां पर सारा का सारा मामला पलट जाता है क्योंकि ये शार्लेट नहीं थी। और उसके बाद क्या था, बस फिर से निराशा और उसे फिर से ढूंढने का अभियान शुरू किया गया। और इसी तरह टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतते बीतते लगभग 16 दिन बीत जाते हैं, लेकिन 17 जुलाई 2000 को एक ऐसी खबर मिलती है जिसको उसके घर वालों ने पूरी तरह से हिला दिया। पुलिस वालों ने कहा कि हमें एक 8 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिली है, प्लीज आकर इस बात को कंफर्म कीजिए कि ये आप ही की बच्ची है। तो वो लोग उसे देखने जरूर जाते हैं, लेकिन अभी भी वो सिर्फ इसी बात की प्रे कर रहे थे कि काश ये हमारी बच्ची ना हो। लेकिन उनकी सारी की सारी खोजबीन उस टाइम बंद हो जाती है जब उसके पिता ने जाकर ये कंफर्म कर लिया कि ये उन्हीं की बच्ची है। और लोगों के सामने अगले ही दिन मीडिया पर यह बात आई कि वो 8 साल की बच्ची जो कि पिछले 16 दिनों से गायब है आखिरकार इस तरह उस जगह पर मृत पाई गई। जब उसे पहली बार पाया गया तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था, वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के झाड़ियों में पड़ी हुई थी। ये जगह उसके दादा दादी के घर से लगभग 23 या 24 किलोमीटर दूर था। और जब इसकी एटॉप्सी रिपोर्ट सामने आई तो इस बात का पता चला कि इसे मरे हुए लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। तो बात साफ साफ यही थी कि इसे उसी दिन मार दिया गया था जब इसे उठाकर लाया गया था। एटॉप्सी रिपोर्ट में सामने ये भी आया कि इसे बिल्कुल आमतौर पर नहीं मार दिया गया, जबकि इसको बड़े ही बुरे तरीके से मारा गया है क्योंकि इसके शरीर पर काफी सारे घाव मौजूद थे। और वहीं अगर बात इसके सिर के बारे में की जाए तो उसके सिर में एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां से सिर के बाल गायब थे, यानी कि हो सकता है कि किसी ने उसे पकड़कर खींचकर फाड़ दिया हो। लेकिन समझ नहीं आता कि आखिरकार वो कौन सा राक्षस था जो इस छोटी सी बच्ची के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा था या फिर हम कहीं बदला ले रहा था।
आखिरकार इस छोटी सी बच्ची से बदला तो क्या लेगा। लेकिन इसके ऊपर जितने भी अत्याचार किए गए थे वो सच में ही दिल दहला देने वाले थे। और इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है और वो खोज कर रही थी एक ऐसे दरिंदे की जो कि एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का कातिल था। इसके तौर पर सबसे पहले उन लोगों के सामने आता है ये व्यक्ति। इसका नाम था रॉय वाइटिंग। अगर इसके पास्ट की जाए तो इससे पहले भी ये जेल में जा चुका है और बिल्कुल इसी तरह के केस में। दरअसल इसने आज से पहले भी एक बच्ची को किडनैप कर लिया था और बाद में उसको बड़े ही बुरे तरीके से मार डाला था। और खास बात यह है कि वो भी 8 साल की थी, लेकिन इसने उस टाइम उस सजा को पूरा कर लिया, क्योंकि सबसे पहले तो इसे लाइफ इन प्रिजन मिली थी। लेकिन इसने बाद में अपने सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जाकर जूरी के सामने पेश किए कि जनाब इस तरह मैं एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हूँ और मैंने जो कोई भी कत्ल किया है, जो कोई भी मेरे साथ हादसा हुआ है या फिर मैंने उस बच्ची की जो जान ली है वो मैंने जानबूझकर नहीं ली, जबकि इस बीमारी के चलते मैंने वो कांड कर दिया था। उसके लिए मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा पछता रहा हूँ। जिसके बाद कोर्ट ने भी यही कहा कि जो भी हो तुमने अब कत्ल तो किया है तो तुम्हें जेल में तो रहना पड़ेगा। जिसके बाद इसे इसकी जो लाइफ इन प्रिजन की जो सजा थी उससे कम करके इसे सिर्फ और सिर्फ 4 साल की सजा के लिए अंदर डाल दिया गया। लेकिन वहां पर भी इसके अच्छे बिहेवियर के कारण, जैसा कि इसने वहां पर बर्ताव किया, उसके कारण इसकी सजा और भी ज्यादा कम हो गई और वो रह गई सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल। 2.5 साल के बाद इसे बरी कर दिया गया। लेकिन जहां पर इस आदमी का इलाज चल रहा था उस डॉक्टर ने जाकर जज से बात की और कहा कि जनाब अभी भी ये मानसिक तौर पर काफी ज्यादा कमजोर है, मैं गारंटी नहीं लेता कि ये बाहर जाकर ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे वापस जेल में ही डाल दिया जाए। तो उस टाइम फिर कोर्ट ने यही फैसला लिया कि कोई बात नहीं, इसका जो इलाज चल रहा है कि हो सकता है ये आगे चलकर ठीक हो जाए, तो इसे अब बरी ही कर देना चाहिए। जिसके बाद पुलिस ने इसे हिरासत में लिया और अपनी पूछताछ वाली बैठक में बिठाकर इससे पूछताछ करनी शुरू की। और पुलिस ने कहा कि हम तुम्हें उस केस के लिए उठाकर लाए हैं जहां पर तुमने एक बच्ची को उठा लिया और बाद में उसका इस तरह कत्ल कर दिया। तो उसने कहा कि जनाब मैंने किसी बच्ची का कत्ल नहीं किया है, वैसे मैं पहले ये काम कर चुका हूँ, लेकिन बात अगर आज की जाए तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और इसी तरह मेरा जो इलाज था वो भी लगभग पूरा ही हो चुका है। जिसके बाद पुलिस ने ये बात कंफर्म करने के लिए कि तुमने उस बच्ची को नहीं चुराया है, उसके बारे में पूछा कि उस रात तुम कहाँ पर थे, उसका जो 24 घंटों का जो तुमने कारनामे किए थे और जहाँ पर तुमने अपना समय बिताया था उसके बारे में बताओ। तो उसने कहा कि वो टाइम तो मैंने यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर फन फेयर लगा हुआ था, मैंने वहाँ पर जाकर बिताए थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों पकड़ रखा है और जो बच्ची गायब हुई है उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं। तो पुलिस ने कहा कि वो बात तो ठीक है, तो चलो तुम ऐसा ही बताओ कि क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि हो सकता है इसके घर पर ऐसी कोई ना कोई चीज मिल जाए जिससे हम लोग पता लगा पाए कि सच में ये वहां पर था या नहीं, या फिर इसने अगर किसी बच्ची को मारा होगा तो इसका कोई ना कोई प्रूफ तो हमें जरूर मिल जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि तुम यहीं पर थोड़ा बैठकर आराम करो और अपने घर का पता दो। जिसके बाद वो लोग उसके घर पर जाते हैं और थोड़ी छानबीन करते हैं। वैसे उनको उसके घर पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो लोग उसके घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर ही उसकी सफ़ेद गाड़ी खड़ी हुई थी। और इस बात को देखते ही एक डिटेक्टिव ने कहा कि शार्लेट की बहन ने भी यही कहा था कि एक अजीबोगरीब आदमी था, वो मेरी तरफ स्माइल करता है और उसके बाद सीधा चला गया, लेकिन मेरी बहन वहां पर नहीं थी, हो सकता है ये वही गाड़ी हो। जिसके बाद उन लोगों ने कंफर्म किया कि क्या ये वही गाड़ी है, तो उसके भाई ने भी कहा कि हाँ ये तो वही गाड़ी है। और उसके बाद जब उस आदमी से किलर से मिलवाया गया तो उसने कहा कि क्या ये वो आदमी है जो तुम्हारी तरफ स्माइल कर रहा था, तो उसने कहा कि हाँ ये तो वही है। अब बात अगर रॉय की जाए, यानी कि जिसकी वो सफेद गाड़ी थी और स्माइल कर रहा था, वो तो पुलिस की हिरासत में था। और वहीं बात अगर उसकी वैन की जाए तो वो पुलिस वालों के सामने थी। तो पुलिस वालों के पास टाइम ही टाइम था कि हम इस वैन की चेकिंग कर सकते हैं और पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि आखिरकार अगर इसने उस बच्ची को इस गाड़ी के अंदर बैठाया होगा तो इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कोई ना कोई ऐसी चीज ना रही हो जो उससे रिलेट ना करती हो। जिसके बाद सबसे पहले उसकी गाड़ी को खोला गया और सामने का जो नज़ारा था वो सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उसकी गाड़ी में ऐसी काफी सारी चीजें थी जो कि आपस में रिलेट ही नहीं हो रही थी। और
बात सीधी सीधी एक ही दिमाग में जा रही थी कि हो ना हो इसने ये सभी चीजें यहाँ पर किसी न किसी आदमी को प्रताड़ित करने के लिए रखी हुई हैं। जैसे कि वहां पर उन लोगों को एक चाकू मिला, एक बेबी ऑयल का डब्बा मिला, इसके अलावा एक रस्सी और एक केबल की तार मिली जिसे शायद वो एक हथकड़ी की तरह बनाकर यूज करता होगा। इसके अलावा बात अगर वहां पर मौजूद एक बैग की जाए तो उसमें काफी सारे खिलौने मौजूद थे और टॉफियां थी और कार्टून वाले स्टिकर भी मौजूद थे। बहुत जल्द वहां पर एक फोरेंसिक टीम आ जाती है और वो आकर इस पूरे के पूरे गाड़ी का जायजा लेने लगती है कि आखिरकार इसके अंदर किस किस के फिंगरप्रिंट मौजूद हैं और इसके अंदर किसको इसने इस तरह लाया होगा या फिर आखिरकार चल क्या रहा है। वो तो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ आएगा। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम आकर जब वहां पर थोड़ी और छानबीन करती है तो उन्हें वहां पर शार्लेट की टी शर्ट मिलती है जहां पर काफी सारे सुनहरे बाल लगे हुए थे। और बात अगर शार्लेट की जाए तो उसके बाल बिल्कुल सुनहरे थे और जब उन बालों का और शार्लेट का डीएनए मैच किया गया तो ये बात प्रूव हो गई कि ये जो बाल हैं शार्लेट के ही हैं। इसके अलावा जो दूसरी तरफ पुलिस की टीम थी छानबीन कर रही थी, उनके पास एक कॉल ये भी आया था कि जनाब यहाँ पर एक बच्ची का जूता पड़ा हुआ है जहाँ से आपने उस बच्ची की लाश उठाई थी। पुलिस जाती है और वहाँ से उस जूते को भी एविडेंस के तौर पर उठा लाती है। और बात अगर इस जूते की जाए तो इसकी दूसरी जोड़ी इस गाड़ी में ही मिलती है। इतना सब कुछ पाते ही ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि शार्लेट का इससे काफी कुछ लेना देना है। ये बात ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मैं उससे तो जानता ही नहीं। और बात अगर एविडेंस की जाए तो वो भी इतने सारे हैं कि कोर्ट इसे 2 बार सजा दे सकता है। इसके अलावा भी पुलिस के पास 2 कॉल आते हैं जहां पर उन लोगों का कहना था कि सर जहां से बच्ची की लाश उठाई है वहां से हमने उस सफेद वैन वाले व्यक्ति को जाते हुए देखा था। जाते हुए तो क्या देखा था, यानी कि हम लोग जब उस जगह से रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो वो गाड़ी वहां पर खड़ी थी, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा होगा, नहीं तो उस बच्ची की हम लोग वहीं पर उसी टाइम मदद कर देते। रोए का उस टाइम लगभग कोर्ट में 4 हफ्तों तक ट्रायल चलता है और उसके बाद उसे दोषी पाने पर फिर से उसे उम्र कैद की सजा देकर जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद शार्लेट की माँ ने लाइव इंटरव्यू देते हुए न्यूज वालों को ये बात बोली थी कि अगर हमें इस बात का पहले ही पता होता कि हमारे समाज में एक ऐसा व्यक्ति हमारे पास ही रहता है, हमारे शहर में रहता है जो कि इस तरह का कुछ कांड करके यहाँ पर घूम रहा है, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखते। और हमें इस बात का नहीं पता था तो आज इसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज इस बात को हल्के में ना लें और प्लीज आकर मेरा सपोर्ट करें। मैं चाहती हूँ कि सरकार इस तरह के जो कातिल थे उनके बारे में आम जनता को भी बताए कि इसने अपनी जिंदगी के पिछले हिस्सों में क्या कांड रचे हैं, ताकि आगे आने वाले जिस भी समाज में ये लोग रहेंगे वहां पर लोगों को इस बात का थोड़ा सचेत रहे कि ये बंदा कुछ ऐसा पहले भी कर चुका है और हो सकता है ऐसा करने से हमारे बच्चे थोड़े सुरक्षित हो पाएं। और शार्लेट की माँ की ऐसी बातें सुनकर आखिरकार सरकार ने 2011 में ये सभी बातें लोगों के सामने रखी भी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि उसे किस तरह की सजा मिलनी थी जिसने एक छोटी सी मासूम बच्ची को इतना बेदर्दी से मार डाला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि मैं वहां पर आप लोगों के लिए काफी सारे इंटरेस्टिंग रील्स डालता रहता हूं। इसके साथ ही बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ।